जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कल्पाक्ष आईएएस के डेली करंट अफेयर्स सेशन। आज हम फिर हाजिर हैं आपके साथ में 10 सितंबर 2025 के उन महत्वपूर्ण इवेंट्स के साथ में जो आपकी एग्जामिनेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। जो लोग चैनल पर पहली बार आए इस वीडियो को अंत तक देखें और ये फाइंड आउट करें किस तरह लिमिटेड टाइम पीरियड में लिमिटेड कंटेंट से हम मैक्सिमम डेटा जो है वो निकाल सकते हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के दिन की 10 सितंबर की। सबसे बड़ी खबर हमें हमारे पड़ोसी देश नेपाल से। नेपाल में एक प्रोटेस्ट चला, जेन जी प्रोटेस्ट, जिसे नाम दिया गया कि सोशल मीडिया पर लगाए गए बैन के कारण वहां का जो जेन जी है वो विरोध में आ गया, सरकार के खिलाफ एक वायलेंट प्रोटेस्ट कर गया और उस प्रोटेस्ट के 48 घंटों के भीतर वहां के प्रधानमंत्री, वहां के राष्ट्रपति सहित कई सारे मिनिस्टर्स को इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने वहां के राष्ट्रपति भवन में आग लगा दी, संसद भवन में आग लगा दी और एक घर में आग लगाने पर पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी जलकर या जिंदा जलकर मर गई। हाँ, निश्चित ये घटना निंदनीय है, परंतु सवाल उठता है कि क्या सिर्फ ये सोशल मीडिया प्रोटेस्ट के कारण हुआ? जवाब बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर एनालिसिस किया जाए वहां के कॉन्सेप्ट, वहां के फंडामेंटल आधारों को, तो देखा जाता है कि 2008 से जब से नेपाल में लोकतंत्र आया, कुछ लोग ही ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नेपाल को रूल करते रहे और अलग अलग देशों के साथ अपनी संधि करते रहे, परंतु नेपाल की वास्तविक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। और यही एक रीजन रहा कि वहां पर हमने एक वायलेंट प्रोटेस्ट जो वो प्रोटेस्ट देखा, जिसको अगर हम समराइज करने की कोशिश करें कारणों के आधार पर, तो क्या निकल कर आता है, समझिए। नेपाली में हाल ही में हुए जेनजी आंदोलन में केवल सोशल मीडिया बैन के कारण नहीं, बल्कि एक लंबे समय से फूटा एक गुस्सा था, जिसके मुख्य कारक, एक जिसे प्राइमरी कॉज आप कह सकते हो, सोशल मीडिया। जब उन्होंने ये कहा कि सोशल मीडिया को बैन कर आप हमारी आवाज दबाना चाहते हो, एक तो खुद करप्शन कर रहे हो और जब हम उस करप्शन को उजागर करना चाहते हैं तो आप नहीं चाहते कि आपकी ट्रेंड जो है, क्योंकि एक और ट्रेंड वहां बढ़ रहा था, वो था नेपो बेबीज का, नेपो किड्स का। नेपो बेबीज, नेपो किड्स उन लोगों को कहा गया जो राजनेताओं के बेटे थे और लग्जरी लाइफ जी रहे थे। जहां एक तरफ नेपाल का आम युवा अलग अलग देशों में जाकर काम कर रहा है, भारत में, पाकिस्तान में या दुबई जाकर, वहीं दूसरी तरफ जो अधिकारियों या फिर नेताओं के बेटे हैं वो लग्जरी लाइफ जी रहे, जिसका विरोध एक शुरू हुआ। अच्छा, राजनीतिक नेतृत्व पर जो भ्रष्टाचार का आरोप था, नौकरी और अवसरों की कमी, एक अनएम्प्लॉयमेंट था, राजनीतिक अस्थिरता, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी और जो पुलिस ने हिंसा की जिसमें 19 बच्चे मारे गए, उसके बाद यह आंदोलन और ज्यादा बढ़ गया। सवाल पूछा जाए कि इसका मुखिया कौन था आंदोलन का, तो एज सच कोई लीडर नहीं निकल कर आया, परंतु एक एनजीओ ने, एक ग्रुप ने बड़ा महत्वपूर्ण रोल इसमें निभाया, जिसका नाम था हम ही नेपाल, जिसके चेयरपर्सन है सुदन गुरुङ, जिन्होंने बच्चों से आह्वान किया था कि आप स्कूल ड्रेस में बाहर निकले, स्कूल ड्रेस में बाहर निकलकर सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट की। अब प्रोटेस्ट का रीजन ये रहा कि वहां पर तख्ता पलट हो गया और ये तख्ता पलट अभी पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो भारत के चारों तरफ हुआ है। जहां अफगानिस्तान में देखा, पाकिस्तान में भी हमने तख्ता पलट जैसी ही सिचुएशन देखी, हम फिर श्रीलंका चले जाए वहां यही स्थिति हुआ, बांग्लादेश में और अब नेपाल में। ये एक ट्रेंड शो करता है, ये ट्रेंड शो करता है कि किस तरह से अगर आप जन भावनाओं के विपरीत सरकार चलाते हैं तो निश्चित ही आपको जन आक्रोश झेलना पड़ेगा। ऐसा हमने भारत में भी देखा था, जब भारत में इमरजेंसी लगानी पड़ी थी, निश्चित तख्ता पलट नहीं हुआ क्योंकि भारत के लोगों ने कहीं अपने संविधान के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझा था। परंतु अब जो बॉल है वो सरकार के बास्केट में, कि सरकार को भी यह समझना चाहिए कि उसका जनता के प्रति कर्तव्य क्या है। अगर इस न्यूज के आधार पर क्या घटनाक्रम में निकल के आए तो लगभग 22 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। वहां के गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो चुका है, वहां के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने इस्तीफा दे दिया है और अब वहां के उपराष्ट्रपति राम सहाय यादव को कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त करके ये जो जेनजीज का स्टूडेंट का डेलीगेशन है उससे मुलाकात के लिए बुलाया है। उम्मीद की जाती है कि हाल ही में जल्द ही वहां पर शांति स्थापित हो सकती है। प्रीलिम्स में एज सच क्वेश्चन सीधा नाम से पूछा जा सकता है नेपाल से कि कौन सा प्रधानमंत्री बना है, कौन था, परंतु अगर मेंस में क्वेश्चन देखा जाए तो क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। क्वेश्चन सेज इंडिया एंड नेपाल शेयर अ यूनिक रोटी बेटी रिलेशनशिप, but in recent years border dispute and political instability in Nepal have strained the ties. Discuss. भारत और नेपाल का संबंध रोटी बेटी रिश्ते पर आधारित है, किंतु हाल के वर्षों में सीमा विवाद और नेपाल की राजनीतिक अस्थिरता से इसे प्रभावित किया है, विवेचना कीजिए। इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा एक सवाल है आप लोगों के लिए, इसको आप आंसर कीजिएगा और चेक करवाने के लिए या तो टेलीग्राम पे डालिएगा या फिर आप सीधे हमें ऑफलाइन चेक करवा सकते हैं।
आगे बढ़ते अगली न्यूज की विवेचना करते, अगली न्यूज को स्टडी करते जो निकल कर आई आपके इंडिया से। भारत में उपराष्ट्रपति का इलेक्शन हुआ। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद में ये पद जो है वैकेंट हो गया था, खाली हो गया, जिसके बाद एक इलेक्शन हुआ। निश्चित एनडीए जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में सत्ताधारी है, नंबर्स में वो हावी था और नंबर में हावी होने के साथ ये भी तय था कि उनका जो कैंडिडेट है वही राष्ट्रपति बनेगा। परंतु अपोजिशन, जिसे हम इंडिया अलायंस के नाम से जानते हैं, वो लोग इंडिया कहते हैं, उस अलायंस के द्वारा एक कैंडिडेट रखा गया ये बताने के लिए कि हम अपनी हार स्वीकार नहीं करते, हम आपके विरोध में खड़े हैं, भले हम उस विरोध में हार जाए। इलेक्शन कंडक्ट हुए और उस इलेक्शन के आधार पर सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति जो है वो अपॉइंट किया गया। अगर उपराष्ट्रपति की संवैधानिक चीजों को समझा जाए तो हमारे पास भारतीय संविधान में आर्टिकल 63 है जो ये कहता है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 आर्टिकल 64 ये कहता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होंगे, पदेन सभापति होंगे, मतलब वो उसी के लिए बनाए गए। ये हम जनरली यूएस से बोरो किए। अनुच्छेद 65 आर्टिकल 65 कहता है राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर अनुपस्थिति की स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? 65। आर्टिकल 66 कहता है उपराष्ट्रपति का चुनाव दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा के सांसदों द्वारा किया जाएगा। चुनाव गुप्त मतदान प्रत्येक सदस्य के मत के मूल्य समान 1 वोट पर एमपी सिद्धांत पर आधारित होगा। अब ये महत्वपूर्ण है बच्चा, क्योंकि अभी अभी वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन हुए तो यहां से संबंधित आर्टिकल भी महत्वपूर्ण है और इसका प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 67 आर्टिकल 67 कहता है कार्यकाल 5 वर्ष का होगा और पुनः निर्वाचन संभव है, वापस उन्हें उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 68 कहता है पद रिक्त होने की स्थिति में 6 माह के भीतर चुनाव करवाना आवश्यक या अनिवार्य है। हाँ, हालांकि 1 महीने में ये अभी पूरे हो चुके हैं। और अगर 2025 का चुनाव परिणाम देखा जाए तो विजेता जो रहे वो सीपी राधाकृष्णन जो एनडीए गठ के थे, 552 वोटों के साथ 60.10 वोट उन्होंने सिक्योर किया और पराजित हुए बी सुदर्शन रेड्डी जो इंडिया ब्लॉक से आते थे, 300 वोट उन्हें हाजिर हुए। हाँ, इसमें भी वोट चोरी का ऐसे मुद्दा या फिर इल्जाम लगाया गया है कि उनकी उम्मीद थी 315 वोट मिलेगी, पर 15 लोगों ने क्रॉस वोटिंग शायद कर दी। अब यहां से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं गाइस? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद में वर्णित है? उपराष्ट्रपति भारत के किस सदन के सभापति होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान कौन करता है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? ये सारे वन लाइनर फैक्ट आपके एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पर यहां से एक मेंस का क्वेश्चन बनता है गाइस, और ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति की पोजीशन काफी क्रिटिकल रही और जगदीप धनखड़ के जिस तरह के स्टेटमेंट वहां से आए, मैं तो उनको फेवर करता हूं। तो जो स्टेटमेंट निकल कर आए वो इस पोजीशन को काफी लाइमलाइट में लाता है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिएगा। संभावित मेंस प्रोबेबल क्वेश्चंस, भारत में उपराष्ट्रपति का पद केवल औपचारिकता नहीं है बल्कि संसदीय संतुलन और कार्यपालिका के लिए में निरंतरता सुनिश्चित करने वाला संवैधानिक पद है, स्पष्ट कीजिए। The post of Vice President in India is not a mere formality but a constitutional post that ensure parliamentary balance and continuity in the executive. Explain. ये क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है गाइस, इसे लिखने की कोशिश कीजिएगा। सबमिट इसे आप कर सकते हैं हम लोगों के टेलीग्राम चैनल पर, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखिए। सेशन यहां तक कैसा लगा है बताइएगा, अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिएगा अगर आपको ये वैल्यूएबल लगता है तो, क्योंकि आपके वैल्यूएबल फीडबैक ही हमें एक फ्यूल का काम करेंगे, हमें बुश देने का काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज को एनालिसिस करते हैं और ये न्यूज आपकी पीआईबी से ली गई। पीआईबी में 9 सितंबर को पोस्ट किया कि इंडियन आर्म फोर्सेस कंटिंजेंट डिपार्ट्स फॉर मल्टीलेटरल एक्सरसाइज ज़ैपैड 2025 इन रशिया। तो भारत जहां एक तरफ रशिया से ऑयल परचेस करके अमेरिका का जो वॉर्म है टैरिफ वाला वो झेल रहा है, इससे काफी शांत हो चुके हैं वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि लगातार उनके बड़े मधुर से ट्वीट जो है वो वायरल हो रहे हैं, जहां वो भारत के साथ नेगोशिएशन के लिए आगे आना चाहते हैं, भारत के साथ अच्छे संबंधों की दुहाई दे रहे हैं। चलिए उन दुहाइयों को अलग रखते हैं और इस बारे में बात करते हैं कि भारत अब रशिया के साथ नेवल एक डिफेंस एक्सरसाइज में जाना चाहता है, जिसको लेकर पीआईबी ने ये अपना पार्ट जो है पोस्ट किया। न्यूज कहती है इंडियन आर्म फोर्स कंटिजेंट कंप्राइजिंग 65 पर्सनल डिपार्टेड टुडे फॉर मुलिनो ट्रेनिंग ग्राउंड नाजियान रशिया
to participate in multilateral joint exercise ZAPAD 2025, scheduled to be conducted from 10 to 16 September 2025. अब यहां पर इस चीज को अगर हम एनालिसिस करें, आप लोगों के लिए इसकी विवेचना करें, तो कुछ चीजें हमारे लिए निकल कर आती है जिन्हें हम की पॉइंट्स के नाम से जान सकते हैं। क्या चीजें निकल कर आई, सुनिए। ZAPAD 2025 एक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है जो 10 से 16 सितंबर को रूस के मुलिनो ट्रेनिंग ग्राउंड जो निजियानिन है वहां पर आयोजित होगा। भारत से 65 कर्मी जो है वो लोग गए हैं, जिसमें से 57 थल सेना से जो कुमाऊं रेजिमेंट से बिलोंग करते हैं, 7 वायुसेना और 1 नौसेना से बिलोंग करता है। उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य साफ है, इंटर ऑपरेबिलिटी को बढ़ाना, साझा ऑपरेशन क्षमता को बढ़ाना, कि कल को कभी ऐसी आवश्यकता पड़ जाए तो हम एक दूसरे को समझ पाए, हमारे ऑपरेशन कैपेसिटी को समझ पाए। दूसरा था कन्वेंशनल वॉरफेयर प्लस काउंटर टेररिज्म की रणनीतियों का आदान प्रदान करना। समय के साथ जो कन्वेंशनल वॉरफेयर में हमने कुछ नया सीखा है वो एक दूसरे को सिखाना। मल्टीनेशनल एनवायरनमेंट में जॉइंट प्लानिंग, टैक्टिकल ड्रिल्स और इमर्जिंग टेक इंटीग्रेशन के साथ काम करना, मतलब कोऑपरेटिबिलिटी को बढ़ाना, साझा कार्यक्रम जो उसको बढ़ाना। हमारा रणनीतिक महत्व यहां से क्या निकलता है बच्चा, तो भारत रूस सहयोग को मजबूत करना चाहते हैं, हम मल्टीलेटरल डिफेंस डिप्लोमेसी में सक्रिय भागीदारिता निभाना चाहते हैं, और भारतीय सेना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक्सपोजर और अनुभव देना भी इसका एक उद्देश्य या रणनीतिक महत्व होता है, कि हम बाहर जाकर भी अच्छे से काम जो है वो कर पाए, अलग लोगों के बीच में काम कर पाए, सीख पाए कि उनका तरीका कैसे होता है। चलिए, यहां से प्रोबेबल क्वेश्चंस अगर निकाले जाएं तो पहला क्वेश्चन आपका तथ्यात्मक बनता है, ZAPAD 2025 अभ्यास कहां आयोजित किया जा रहा है, भारतीय सेना की कौन सी रेजिमेंट इसमें नेतृत्व करे, जैसे कुमाऊं रेजिमेंट। ZAPAD 2025 अभ्यास का प्रमुख उद्देश्य क्या है, ये मेन तथ्यात्मक फैक्चुअल क्वेश्चन आपकी अलग अलग एग्जामिनेशन में मिल सकता है। वहीं अगर मेंस वाले आधार पर यहां से देखो तो भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन IR से संबंधित आता है बच्चा। भारत की विदेश नीति में सैन्य अभ्यासों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए, ZAPAD 2025 को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कीजिए। एक अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के लिए है एक्सरसाइज के लिए, इवेलुएट द रोल ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइज इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, गिव ZAPAD 2025 एज एन एग्जांपल। सो आप लोग अगर मेंस में रुचि रखते हैं तो स्क्रीनशॉट इसका ले लिए होंगे अभी तक, और आंसर वही वाली बात मैं फिर दोहराता हूं कि आंसर लिखिए, चेक कराइए। बच्चा, प्रैक्टिस इज की ऑफ सक्सेस, जितना ज्यादा आप लिखेंगे उतना ज्यादा आप सफलता के पास पहुंचेंगे। अगर आप सिर्फ ये सोचते हैं कि वीडियो देख लेने मात्र से आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप बहुत बड़े अंधेरे में हैं। ये वीडियो लेक्चर्स आपके लिए सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, सॉल्यूशन नहीं। प्रैक्टिस आपको करना है और प्रैक्टिस ही आपकी सफलता का मूल मंत्र है, उससे मत भागिए। तो यही आपका वास्तविक ज्ञान होना है जिस पर आपको लगातार काम करना है। आगे अगली न्यूज को कवर करते हैं जो फिर डिफेंस से आई, PIB पर पब्लिश हुई और पब्लिश किया गया कि एक लॉन्च हुआ 11th एम्युनिशन कम टॉर्पेडो कम मिसाइल ACTCM बैरेज, ठीक है, जिसका नाम है LSAM 2025 या यार्ड 135। इंडियन नेवी को एक नया शिप जो है, वेसल जो है वो वेसल मिला, जो क्या है, अपने आप में एम्युनिशन कम, टॉर्पेडो कम, मिसाइल कम, ये एक अलग अलग नाम भैया है इसके लिए, बैरेज, तो या कम मिसाइल बैरेज के रूप में इसे जाना गया। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव पर यह आधारित है, आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाता है, और अगर इसको एनालिसिस किया जाए तो कुछ प्रमुख बिंदु जो है वो आप लोगों के लिए आते हैं। भारतीय नेवी में लगातार हमने बहुत बदलाव देखे हैं, पिछले 10 सालों में जो निर्णय लिए वो अभी ग्राउंड पर आपको दिखते हैं। अलग अलग वेसल्स जो हैं वो इंडियन नेवी की ताकत को बढ़ा रहे हैं, और इसी वेसल में एक पोत का नाम आता है जिसका नाम हमने दिया ACTCM बैरेज। अब इसे समझिए। 8 सितंबर को ठाणे स्थित मैसर्स सूर्यदीप्त प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड शिपयार्ड में 11वां एम्युनेशन कम टॉर्पेडो कम मिसाइल बाज जो है उसे इंक्लूड किया गया, जलावतरण किया गया। यह परियोजना पूर्णतः स्वदेशी डिजाइन और निर्माण पर आधारित है और इसका डिजाइन भारतीय शिप डिजाइन फर्म द्वारा किया गया। अगर बात की जाए तो 10 ACTCM बैरेज पहले ही नौसेना को सौंपे जा चुके हैं और वो इस प्रोजेक्ट का अंतिम है। ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का एक उदाहरण है और नौसेना की परिचालन जो क्षमता है उसको आगे बढ़ाने में काम करेगा। अब यहां से संबंधित तथ्यात्मक क्वेश्चन देखे जाए तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है LSAM 25 किस प्रकार का पोत है, ACTCM का पूर्ण रूप क्या है और ACTCM बैरेज निर्माण किस शिपयार्ड के द्वारा किया गया।
अब यहां से भी सवाल बनने की संभावनाएं प्रबल है, तो आप एक बार इसे देखिएगा और अपने जो अगर आप एग्जाम में जाने वाले हैं तो नोट्स में से इंक्लूड भी कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं अगली न्यूज के बारे में। ये आपका आखिरी न्यूज था जो आज से महत्वपूर्ण था। एंड एट लास्ट द क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन ऑफ द डे आपके लिए है कि इन द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट बिकम वैकेंट, हु परफॉर्म हिज ड्यूटीज। यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उसके कार्य कौन करता है, क्योंकि वर्तमान में यह महत्वपूर्ण है। तो सवाल आता है कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के उपसभापति, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो सवाल मैं रिपीट करता हूं, इफ द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट बिकम वैकेंट, हु परफॉर्म हिज ड्यूटीज। यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उसके कार्य कौन करता है। आपके ऑप्शंस कमेंट बॉक्स में डालिएगा। सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।